बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करते जा रहे हैं जिसका नाम प्रकाश है। हम अपनी इंद्रियों की मदद से इस दुनिया का पता लगाते हैं। प्रकाश की भावना की क्षमता सबसे कीमती उपहारों में से एक है। इसके माध्यम से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, जैसे पहाड़, नदी, इंद्रधनुष, चांद, तारे आदि। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे हमारी आंखों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ती है और फिर हमारी आंखों पर प्रतिबिंबित होती है। चलिए प्रतिबिंब के कानून का अध्ययन करें। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु या सतह पर गिरता है तो उसकी परावर्तित होती है। प्रकाश किरण जो सतह से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं और इसे चिन्ह I द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है और इसे चिन्ह R द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक कोण बनता है। एक काल्पनिक रेखा है जो इस कोण को विभाजित करती है। इसे अभिलंब के रूप में जाना जाता है और तीनों के तीनों एक ही सतह पर स्थित है। यदि आप इसे व्यावहारिक रूप से आजमाना चाहते हैं तो एक सफेद कागज पर एक दर्पण को लंबवत रूप से रखें और प्रकाश की किरण फेंकें। आप इसके लिए एक लेजर प्रकाश का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर एक पेंसिल की मदद से एक रेखा खींचते हैं जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को विभाजित करती है। आप पाएंगे कि चिन्ह I बराबर चिन्ह R। समतल दर्पण की संपत्ति यह है कि उस बनी छवि पार्श्व व्युत्क्रमण है, जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु का बाईं और दाईं ओर दिखाई देगा और दाईं और बाईं ओर दिखाई देगी। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित प्रतिबिंब और दूसरा विसरित प्रतिबिंब। मान ले कि प्रकाश की 5 किरणें हैं और उनमें से 5 एक अनियमित सतह पर गिरती है, इसलिए परावर्तित प्रकाश एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को अनियमित या विसरित प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर, यदि प्रकाश की समान 5 किरणें एक चिकनी सतह पर गिरती है तो हम देखेंगे कि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को नियमित परावर्तन कहा जाता है। स्मरण कीजिए, जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधन के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण पे बिठाया था। बाल कट जाने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे? याद कीजिए, आपने पहले विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। क्रियाकलाप 16.5। 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किरणें आपस में मिले रहे। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के में कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश आदि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए।
प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधन की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं? एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कलाइडोस्कोप पद्ध में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कलाइडोस्कोप बना सकते हैं। क्रियाकलाप 16.6 प्रतिबिंब के खेल को समझने के लिए चलिए बच्चों हम एक बहुरूप दर्शक बनाएं। इसके लिए हमें आयाम के 3 आयताकार दर्पण स्ट्रिप्स जिसका माप 15 गुना 4 सेंटीमीटर हो उसकी आवश्यकता होगी। प्रिज्म बनाने के लिए उन तीनों को गोंद की मदद से एक त्रिकोण के जैसे जोड़ लीजिए। एक कार्डबोर्ड से एक बेलन यानी सिलेंडर बनाएं और उसमें एक प्रिज्म डालें। अंत में कार्डबोर्ड का एक गोल टुकड़ा रखें और उस पर एक छेद बनाएं। फिर एक गोलाकार कांच का टुकड़ा लीजिए और इसे सिलेंडर के दूसरी तरफ लगा दीजिए। फिर कुछ छोटे रंग के कांच के टुकड़े लीजिए और उसे गोलाकार कांच पर रख दीजिए। आप इसके लिए टूटी चूड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। अब छेद से देखिए आपको दिलचस्प पैटर्न बनाते हुए दिखेंगे और इसे घुमाते हुए विभिन्न पैटर्न प्राप्त करेंगे। वॉलपेपर और फैब्रिक के डिजाइनर विचार पाने के लिए बहुरूप दर्शक का उपयोग करते हैं। प्रकाश के विक्षेपण का अध्ययन करते हैं। सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। सूरज की किरणों को सफेद प्रकाश कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि यह 7 रंगों का मिश्रण है। तो चलिए अब प्रकाश के विक्षेपण के बारे में और अच्छे से जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। क्रियाकलाप 16.7 पानी से भरा कटोरा ले और उसमें एक दर्पण लगाए। कटोरे को किसी खिड़की के पास रखें ताकि उस पर सीधे प्रकाश पड़े। जैसे ही सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है आप देखेंगे कि विपरीत दीवार पर एक इंद्रधनुष बन जाता है। इस स्थिति में पानी एक प्रिज्म का काम करता है जो सूरज की रोशनी को 7 रंगों में तोड़ता है। अब आइए समझते हैं कि मानव आँख कैसे काम करती है। यह वह इंद्रिय अंग है जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करता है। आँख का बाहरी भाग सफेद रंग का होता है और सख्त होता है ताकि यह आँख की सुरक्षा कर सके। पारदर्शी सामने वाले हिस्से को कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे काले पेशी मसल होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा उद्घाटन होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस के कई रंग होते हैं। आइरिस आँख में जाने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे एक परत होती है जिसे रेटिना कहा जाता है। रेटिना में कई तंत्रिका कोशिकाएं होती है। ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम में मस्तिष्क को प्रेक्षित तंत्रिका द्वारा अनुभूति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा दूसरा शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं। डूब तंत्रिकाओं तथा
रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्रियाकलाप 16.8। अपने मित्र की आंखों में देखें और पुतली के आकार का निरीक्षण करें। अब उसकी आंखों में एक स्पर्श प्रकाश फेंकें और देखें। आप देखेंगे कि जब आप आंखों में स्पर्श प्रकाश फेंकते हैं तो पुतली का आकार कम हो जाएगा। यह आइरिस के कारण होता है, जो केवल आवश्यक प्रकाश को आपकी आंखों में जाने की अनुमति देता है। स्लाइड 15। क्रियाकलाप 16.9। किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाएं। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6-8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूसरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। प्रकृति ने हमें पलक दी है ताकि कोई भी वस्तु हमारी आंख में न समा सके। प्रकाश की आवश्यकता न होने पर वे स्वयं को बंद कर लेते हैं। आंखें एक ऐसा अद्भुत उपकरण है जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने की अनुमति देता है। हालांकि हम चीजों को दूर तक और करीब से देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी सबसे अच्छी मानी जाती है। परंतु कुछ दोषों के कारण कुछ लोग दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन चीजें जो करीब से नहीं। वही दूसरी ओर कुछ लोग पास की चीजों को देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। बुढ़ापे में बूढ़े लोगों की आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है और व्यक्ति चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आधुनिक तकनीक और डॉक्टर इस लेंस को हटाते हैं और कृत्रिम लेंस को लगाते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी आंखों की देखभाल के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। उपयुक्त चश्मा पहने। मंद प्रकाश वाले कमरे में न बैठे क्योंकि आपको सिर दर्द होगा। इसके अलावा किसी बड़े प्रकाश स्रोत या लेजर प्रकाश को सीधे न देखें, अन्यथा यह आपके रेटिना को नुकसान पहुंचाएगा। अपनी आंखें को न रगड़े। यदि आपकी आंखों में कुछ भी चला गया है तो इसे साफ और ठंडे पानी से धो लें, और अगर उससे भी कुछ ना हो तो डॉक्टर को दिखाएं। नियमित रूप से अपनी आंखों को साफ और ठंडे पानी से धोएं। एक आरामदायक दूरी से पढ़ें, ना ज्यादा दूर और ना ज्यादा पास। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है, जैसे कि गाजर, हरी सब्जियां, अंडे, पनीर, मक्खन, पपीता, आम विटामिन ए से भरपूर होते हैं, इसलिए अपने आहार में इन्हें शामिल करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बचपन से अंधे होते हैं या किसी दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसे लोग अपने आसपास की चीजों को छूकर या सुनकर पहचानते हैं। इस लोगों द्वारा प्रयुक्त सबसे आम उपकरण ब्रेल प्रणाली है, जिसका नाम लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया है। वे जन्म से अंधे थे और अंधे लोगों के लिए एक समझ प्रणाली विकसित की थी। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न होते हैं। हर डॉट पैटर्न एक शब्द या चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलन ए केरल सबवफ सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। 18 महीने को आयु में उन्होंने
अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन उन्होंने संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माय लाइफ 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। चलिए पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। पहला, सूरज की रोशनी रंगों से बनी होती है। दूसरा, कौन पुतली के आकार को नियंत्रित करते हैं। तीसरा, प्रतिबिंब के 2 आवेदन दीजिए। चौथा, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है। पांचवा, पढ़ने के लिए कितनी दूरी सबसे अच्छी मानी जाती है। यह रहे प्रश्नों के उत्तर। पहला, सूरज की रोशनी 7 रंगों से बनी होती है। दूसरा, पुतली का आकार परितारिका या आइरिस तय करता है। तीसरा, प्रतिबिंब का उपयोग सैलून में और बहुरूप दर्शक में किया जाता है। चौथा, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। पांचवा, पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी सबसे अच्छी मानी जाती है। बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।